क्या आप जानते हैं कि आज का ईरान कभी फारस के नाम से जाना जाता था? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक देश की अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान ही बदल गई, जो अपने अंदर हजारों सालों का इतिहास समेटे हुए है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फारस और ईरान, इन दो नामों का चक्कर क्या है। फारस या पर्सिया वो नाम था जो बाहर की दुनिया, खासकर ग्रीक लोग इस इलाके के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन इस जमीन पर रहने वाले लोग तो सदियों से खुद को ईरान की भूमि का ही मानते थे, जिसका मतलब होता है आर्यों की भूमि। और फिर आखिरकार 1935 में इसी नाम को, यानी ईरान को, पूरी दुनिया में ऑफिशियली अपना लिया गया। वैसे तो इस महान सभ्यता की नींव रखी थी अकमेनिड साम्राज्य ने। प्राचीन काल में अकमेनिड साम्राज्य को साइरस द ग्रेट, डायरिस जैसे महान शासकों ने बनाया, जो तब की दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली राजनीतिक संरचनाओं में से एक था। बात करते हैं 7वीं सदी की। इस सदी में कुछ ऐसा घटा जिसने ईरान की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को ही बदल कर रख दिया। 636 ईस्वी में अरब मुसलमानों ने ईरान के सासानियाई साम्राज्य को पराजित किया, जिससे इस क्षेत्र में इस्लामी संस्कृति व शासन का प्रभुत्व बढ़ा, जो आज तक कायम है। इसके बाद ईरान विभिन्न शासकों के अधीन रहा, जैसे सल्जुक, मंगोल, तुर्की व स्थानीय राजवंश। इसी तरह एक के बाद एक कई ताकतें आई और हर कोई अपनी एक छाप छोड़ता चला गया, वहां की कला पर, भाषा पर और शासन करने के तरीकों पर। इसी से वो अनोखी संस्कृति बनी जो आज भी ईरान की पहचान है। चलिए अब बात करते हैं 19वीं और 20वीं सदी की। ये वो दौर था जब ईरान, समझिए कि एक चौराहे पर खड़ा हुआ था। एक तरफ तो देश को मॉडर्न बनाने की जोरदार कोशिशें चल रही थी, पर दूसरी तरफ विदेशी ताकतें थी जिनकी अपने इंटरेस्ट थे, खासकर की तेल को लेकर। ये टकराव ही इस पूरी सदी की कहानी को लिखने वाला था। 19वीं सदी में ईरान पर काजार वंश का शासन था, लेकिन शाही सत्ता कमजोर थी और पूरी तरह से विदेशी ताकतों के प्रभुत्व में काम कर रही थी। ये टाइमलाइन देखिए, ये 20वीं सदी की पूरी उथल पुथल को एक नजर में दिखाती है। 1925 में रजा शाह पहलवी आए और उन्होंने मॉडर्नाइजेशन शुरू किया। फिर 1951 में एक बड़ा मोड़ आया जब प्रधानमंत्री मुसादिक ने तेल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया, जिससे पश्चिमी देश काफी नाराज हो गए। नतीजा 1953 में विदेशी ताकतों के सपोर्ट से तख्ता पलट हुआ और शाह की ताकत वापस आ गई। फिर 1963 में शाह ने अपनी व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति की शुरुआत की। तो ये श्वेत क्रांति थी क्या चीज? असल में ये शाह का एक बहुत बड़ा प्लान था ईरान को तेजी से मॉडर्न बनाने का। इसमें कुछ बहुत अच्छे कदम भी थे, जैसे कि जमीन सुधार, औरतों को वोट देने का हक। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या भी थी। ये सभी सुधार पश्चिमी प्रभाव से प्रेरित थे और इससे देश का जो पारंपरिक और धार्मिक तबका था वो बहुत नाराज हो गया, जिसने 1979 में एक नई क्रांति को जन्म दिया, जिसे हम इस्लामी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। शाह के खिलाफ जो गुस्सा था वो अब सड़कों पर आ चुका था। पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन होने लगे। इसको अगर हम क्रमवार समझें तो वो कुछ इस प्रकार से है। 1978 से 1979 में देशव्यापी विरोध बढ़ा और शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता छोड़नी पड़ी। आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में आंदोलन ने शाह की राजशाही को खत्म कर दिया और इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई। 1979 में एक नई संवैधानिक व्यवस्था अपनाई गई, जिसमें धर्म और राजनीति का एक संयुक्त शासन मॉडल लागू हुआ। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। क्रांति के ठीक बाद नए बने इस्लामिक रिपब्लिक को एक बहुत ही भयानक जंग का सामना करना पड़ा, जिसमें पड़ोसी देश इराक के साथ चली 8 साल तक की जंग ने देश को तबाह कर दिया। और इस जंग के बाद देश के अंदर बदलाव की मांग शुरू हो गई। यह एक सिलसिला सा बन गया। 2009 में ग्रीन मूवमेंट हुआ, जो चुनावी नतीजों के खिलाफ था। फिर 2017-18 में आर्थिक परेशानियों को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। हाल ही में 2022 में महिला जीवन और स्वतंत्रता के नारों के साथ एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। 2025-26 की ताजा लहर विरोध, आर्थिक संकट, महंगाई और नागरिक असंतोष से प्रेरित है, और यह अब तक की सबसे व्यापक असहमति में से एक है। यह सब दिखाता है कि ईरानी समाज के अंदर तनाव लगातार बना हुआ है, और इस तनाव का अंत कैसा होगा इसका जवाब सिर्फ भविष्य के घर में ही छुपा हुआ है। ईरान के ताजा हालातों के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।